नमक हो या फिर कोई कार या बस, इस देश में शायद ही कोई ऐसी चीज होगी जहां पर टाटा की मौजूदगी का एहसास नहीं होता। और टाटा ग्रुप को यह मंजिल तक पहुंचाने वाले ग्रुप चेयरमैन रतन टाटा का बतौर ग्रुप चेयरमैन 28 दिसंबर 2012 आखिरी दिन होगा। लेकिन इन तमाम बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए उनकी एक अपनी सोच थी, बी योर ओन मैन। जी हां, एक आम हिंदुस्तानी की जिंदगी के हर हिस्से पर टाटा की छाप है। नमक से लेकर कार तक, चाय से लेकर ट्रक तक, यानी जहां हैं आप, वहां है टाटा की छाप। और टाटा के इस दबदबे को बनाया रतन टाटा ने एक गुरु मंत्र से, हमेशा खुद की सुनो। ये महज एक जुमला नहीं, बल्कि वो सोच है जिस पर रतन नवल टाटा ने हमेशा अमल किया। अपने इसी नजरिए और आत्मविश्वास के दम पर रतन टाटा ने 15,000 करोड़ रुपए के टाटा ग्रुप को आज 100 अरब डॉलर यानी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया है। टाटा ग्रुप के नेतृत्व का 21 साल का रतन टाटा का यह सफर बेशुमार कामयाबियों के बाद अब अपने अंजाम पर पहुंच चुका है। 28 दिसंबर 2012। जी हां, ये वो तारीख है जो रतन टाटा की टाटा ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर आखिरी दिन है। और ये तारीख इसलिए भी खास है क्योंकि 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा का 75वां जन्मदिन भी है। लेकिन जाते जाते टाटा ग्रुप की कश्ती की पतवार रतन टाटा सौंप गए हैं 44 साल के साइरस मिस्त्री के हाथों में। साइरस मिस्त्री के बारे में रतन टाटा का मानना है, मैंने साइरस के साथ बेहद करीब से काम किया है। मैं समझता हूं साइरस मुझसे ज्यादा बिजनेस के आंकड़ों को समझते हैं, जैसे मैं इन्हीं आंकड़ों को समझने में जेआरडी से बेहतर था। Do what I'm doing, plus help Mr. Mistry have a smooth transition to take over from me when I step away in December. रतन टाटा के हाथों में टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी रिश्ते में उनके चाचा और भारत रत्न जेआरडी टाटा ने सौंपी, जिनके सिर भारत में सबसे पहली एयरलाइंस शुरू करने का सेहरा जाता है। रतन टाटा इस तरह साइरस मिस्त्री के हाथों एक ऐसी विरासत सौंप रहे हैं जिसकी शुरुआत लगभग 150 साल पहले जमशेद जी टाटा से हुई थी, जिन्होंने भारत में स्टील कंपनी शुरू करने का सपना देखा, लेकिन जिसे पूरा किया उनके बाद उनके बेटों ने 1908 में झारखंड के एक छोटे से गांव सागची में स्टील प्लांट लगाकर इस गांव का नाम बाद में जमशेद जी टाटा के नाम पर जमशेदपुर रखा गया। जमशेदपुर में मौजूद स्टील कंपनी का नाम पहले टिस्को था, जिसे आज टाटा स्टील्स के नाम से जाना जाता है। यहां आज टाटा की दूसरी कंपनियां मसलन टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा टेक्नोलॉजी वगैरह हैं। रतन टाटा ने इस इंडस्ट्रियल शहर को संवारने में भी खासी मशक्कत की है। झारखंड की औद्योगिक राजधानी कह जाने वाली लोहनगरी जमशेदपुर की नींव जमशेद जी के बड़े बेटे सरदोराब जी ने 20वीं सदी के शुरुआती दौर में रखी थी। जब सारा विश्व औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहा था, तो महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी टाटा ने इस इलाके में मौजूद कोयला खदान और लोहे के खदान को बखूबी समझा और इसी के बलबूते टाटा साम्राज्य की स्थापना की। It's very important for us to realize that the fountain spring for the whole Tata group was in Jamshedpur and in Jharkhand, and it's something that we should all not forget. रतन टाटा जमशेद जी टाटा के गोद लिए हुए परपोते हैं। रतन टाटा के पिता नवल टाटा को जमशेद जी टाटा के छोटे बेटे सर रतन टाटा ने गोद लिया था, जो महज 47 साल की उम्र में गुजर गए थे। सर रतन टाटा की याद में उनके गोद लिए बेटे नवल ने अपने बेटे का नाम भी रतन टाटा रखा, यानी दादा और गोद लिए हुए पोते का नाम एक ही था,
रतन टाटा। रतन टाटा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई मुंबई के चैंपियन स्कूल, शिमला के बिशप कॉटन स्कूल के अलावा कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से पूरी की। 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से रतन टाटा ने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की बैचलर डिग्री हासिल की और 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से टाटा ने एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम का कोर्स पूरा किया। टाटा ग्रुप के डेप्यूटी चेयरमैन नवल टाटा के बेटे थे रतन टाटा और चाहते तो बड़ा ओहदा ले लेते, लेकिन 1962 में टाटा स्टील्स में ये ब्लास्ट भट्टा संभालने और चूना खुरचने का काम करते थे और दूसरे कर्मचारियों की तरह रतन टाटा को भी पसीना बहाने के बाद ही महीने की तनख्वाह मिलती थी। वो अपने औद्योगिक जिंदगी का शुरुआत टाटा मोटर्स से शुरू किए हैं और टाटा मोटर्स वो भी फाउंड्री में, क्योंकि फाउंड्री उस समय सबसे गंदगी तरह था, धुआं धक्कड़ बहुत ज्यादा, फिर भी वहां वो काम किए। साइकिल से जाते थे, पकौड़ी खाना जाकर पकौड़ी दुकान पर, ये उनका कैरेक्टर था। बड़ी बड़ी डिग्रियों के साथ अब रतन टाटा के पास एक मजदूर का तजुर्बा भी था और इनका सबसे पहला इम्तिहान हुआ जब इन्हें साल 1971 में नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी नेल्को का निदेशक बनाया गया। इन्होंने इस कंपनी की बाजार में हिस्सेदारी 2% से बढ़ाकर 25% कर दी, लेकिन इसी दौरान देश में इमरजेंसी लगी और हालात ऐसे बने कि कंपनी फिर डूब गई। आखिर वो साल आ ही गया जिसकी कल्पना रतन टाटा ने कभी अपने सपनों में नहीं की थी। लगातार 50 साल टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष रहने के बाद जेआरडी टाटा ने आखिर 1981 में रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर ही दिया। इस फैसले की बाद में काफी निंदा हुई। आरोप ये लगने लगे कि अनुभव की कमी होने से रतन टाटा टाटा इंडस्ट्रीज की विशाल जिम्मेदारियां संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन इन आरोपों की परवाह किए बगैर रतन टाटा अपना काम करते रहे और आखिर में 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का ग्रुप चेयरमैन घोषित कर ही दिया। रतन टाटा बॉम्बे हाउस के इसी दफ्तर से पूरा कामकाज संभालते रहे। रतन टाटा जानते थे कि साथ काम करने वालों से कैसे काम लेना है। जब एक ऑफिसर ने बताया कि सर वी विल ट्राई टू मीट आवर टारगेट्स, तो उन्होंने बताया मैं ये नहीं समझता हूँ ये यू विल ट्राई टू मीट योर टारगेट का मतलब क्या है। टारगेट तो टेबल पर है, वो तो अचीव करना ही है। यू कैन नाउ ट्राई टू रिगेन योर ऑनर। रतन टाटा जिस साल टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने उसी साल देश में अंतरराष्ट्रीय उदारीकरण की शुरुआत हुई। Mr. Ratan Tata, in a way, his coming into the leadership position in the House of Tatas and the opening up of the Indian economy was at the same time, was simultaneous. So his vision of going abroad, because in India there are limited opportunities. If you want to grow big, you have to become a multinational. And Mr. Tata had that, Mr. Ratan Tata had that vision, and he encouraged all of us to go abroad. रतन टाटा ने अपनी जिंदगी के 50 साल टाटा समूह को दिए। उसमें से 21 साल तक वो टाटा समूह के अध्यक्ष थे। उन्होंने टाटा समूह की तस्वीर बदल दी, लेकिन इसके लिए उन्हें काफी जंग झेलनी पड़ी। साल 1991 जिस वक्त की जेआरडी टाटा के हाथों से रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान संभाली, उस वक्त तक टाटा की कुछ कंपनियों के दिग्गज इतने मजबूत हो गए थे कि वो रतन टाटा की नई सोच और बदलाव के साथ चलना नहीं चाह रहे थे। इनमें से कुछ चेहरे ऐसे थे जिनसे मन मुताबिक काम निकालना रतन टाटा के लिए बेहद मुश्किल था। मसलन टाटा स्टील के रूसी मोदी, टाटा केमिकल्स के दरबारी सेठ, एसीसी के नानी पालखीवाला और इंडियन होटल्स के अजीत केरकर। एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने इतना तक कहा कि ये सभी चेहरे इतने अनुभवी थे कि वे सीधे सीधे टाटा ग्रुप के चेयरमैन बन सकते थे। पहले एक रूसी मोदी ग्रुप हुआ करता था, कोई सुमंत मूलगांवकर ग्रुप हुआ करता था और एक दूसरे से ग्रुप बात नहीं करता था। तो पहले 3-4 साल में उन्होंने पूरे ग्रुप को कंट्रोल में लिया और एक टाटा ग्रुप को में एक एकता लाया। अड़चने थी, लेकिन रतन टाटा बढ़ते गए।
रतन टाटा ने टेलीकॉम, आईटी, पैसेंजर कार, रिटेल जैसे नए क्षेत्रों में टाटा ग्रुप का कारोबार बढ़ाना शुरू कर दिया। साथ ही रतन टाटा ने टाटा स्टील और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों को और मजबूत बनाने के साथ साथ एसीसी, लैक्मे और टॉमको जैसी घाटे में चल रही कंपनियों से नाता तोड़ दिया। रतन टाटा की स्ट्रेटजी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। ग्रुप की 6-7 टॉप कंपनियों से 90% मुनाफा आने लगा और मॉडर्न बिजनेस वेंचर्स की मदद से रतन टाटा मार्केट से 50% पूंजी उठाने में कामयाब हो गए। विजन है उनका, एक रिस्क टेकर है और मुझे लगता है कि उन्होंने एक एनवायरनमेंट खड़ा किया है कि हर बिजनेस में एक स्ट्रांग लीडर है और जो कंपनीज है वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है। आई थिंक ग्लोबल स्केल की कंपनी है। धीरे धीरे रतन टाटा के कारोबार का दायरा बढ़ने लगा। उन्होंने अपनी खुद की कंपनियों को मजबूत करने के अलावा नई टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों पर ध्यान देना भी शुरू किया। वो जानते थे कि अगर अपने ग्रुप को कॉम्पिटिटिव ग्रुप बनाना है तो नई टेक्नोलॉजी के साथ अब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कूदना भी जरूरी है। इसकी शुरुआत टाटा ने यूके की कंपनी टेटले से की। इसके बाद साल 2004 में टाटा मोटर्स ने कोरिया की कंपनी डाइवो मोटर्स की हेवी कमर्शियल व्हीकल कारोबार को अपने नाम किया। उसी साल टाटा स्टील ने सिंगापुर की नैट स्टील कंपनी को एक्वायर किया। टीसीएस ने भी फिनिक्स ग्लोबल सॉल्यूशंस नाम की कंपनी को एक्वायर किया। इसके अलावा रतन टाटा ने अलग अलग क्षेत्रों की कुछ और विदेशी कंपनियों को एक्वायर किया, लेकिन जैगुआर, लैंड रोवर और ब्रिटेन की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनी कोरस को खरीदकर टाटा ने पूरी दुनिया में भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। Now, as circumstances have it, the two brands are owned by Tata Motors, and in keeping with both our desire to extend the penetration of the two brands in India, as also to give the Indian public the chance of experiencing the new breed of Jaguar and Land Rover cars in the country. आज टाटा ग्रुप की लगभग 100 कंपनियां कारोबार कर रही हैं, जिनमें से 32 कंपनियां विभिन्न शेयर बाजारों में लिस्टेड हैं। जिन 7 कारोबारी क्षेत्रों में टाटा समूह मौजूद है वो है कम्युनिकेशंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मटेरियल्स, सर्विसेज, एनर्जी, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और केमिकल्स। इस वक्त दुनिया के 6 कॉन्टिनेंट्स और 80 देशों में न सिर्फ टाटा ग्रुप कारोबार कर रहा है, बल्कि 85 देशों में टाटा ग्रुप के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं। साल 2011-12 में टाटा ग्रुप की कुल कमाई $100 बिलियन यानी 4,75,721 करोड़ थी, जिसमें 58% हिस्सा देश के बाहर से आता है। टाटा ने अलग अलग कारोबार में दुनिया भर में अपना परचम लहरा रखा है, जिसमें स्टील से लेकर कमर्शियल गाड़ियां और चाय तक शामिल है। 21 वर्षों में सबसे ज्यादा संतुष्टि रतन टाटा को नैनो कार लॉन्च करने के बाद मिली। आम आदमी के लिए बनी ये 1 लाख की कार ने पूरी दुनिया के बाजार पर सिक्का जमा दिया। नैनो आज भारत में जितनी नहीं बिकती, उससे ज्यादा एक्सपोर्ट होती है। नैनो ने रतन टाटा को एक नई पहचान दी। दरअसल रतन टाटा अंतरराष्ट्रीय कार कंपनियों को खरीदने में लगे थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी ख्वाहिश थी कि वो एक ऐसी गाड़ी बनाए जो भारत के मिडिल क्लास आम आदमी के जेब पर भारी ना पड़े। When I observe families riding on two-wheelers, the father driving a scooter, his young kids standing in front of him, his wife sitting behind him holding a baby, and I ask myself whether one could conceive of a safe, affordable, all-weather form of transport for such a family. नैनो से उम्मीद के मुताबिक टाटा ग्रुप को फायदा नहीं हो पाया। कारोबारी फायदा नुकसान एक तरफ, लेकिन नैनो से रतन टाटा ने एक आम हिंदुस्तानी का दिल जीत लिया। कभी किसानों का आंदोलन, कभी नैनो का विवाद, तो कभी आतंकवाद। रतन टाटा ने हर हालात का सामना किया, लेकिन कभी हौसला नहीं हारे। हर हालात के मुताबिक उन्होंने ढलना सीख लिया था। साल 2011 में टाटा ग्रुप पर आरोप लगे कि 2G स्पेक्ट्रम पाने के लिए टाटा ग्रुप ने उस वक्त के टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा को 20 करोड़ रिश्वत के तौर पर दिए। लेकिन हमेशा कारोबारी मुहिम में भी नैतिकता का दामन न छोड़ने वाले टाटा ग्रुप को अप्रैल 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट
और सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। कुछ उनके मिस्टेक्स हुए जहां की उन्होंने गलत लोगों को अपनी पब्लिसिटी करवाने के लिए लगाया। तो हम रिलेटिवली देखें तो एक बिजनेस ग्रुप ये ऐसी रही है जहां की उन्होंने बेसिकली एथिकली काम किया है, एथिक्स अपना के काम किया है और मतलब सीधा और मतलब कि नॉन करप्ट उन्होंने अप्रोच ज्यादातर लिया है। तमाम दुश्वारियों से ऊपर सबसे बड़ा झटका टाटा ग्रुप के लिए रहा साल 2008 में 26/11 का आतंकवादी हमला। 26/11 के इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने के बाद रतन टाटा ने इन हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए कई ऐसे काम किए जिससे लोग अब भी अनजान हैं। मसलन रतन टाटा के कहने पर पीड़ित कर्मचारियों को मुंबई लाकर होटल प्रेसिडेंट में रखा गया और उन्हें जरूरी मेडिकल और साइकोलॉजिकल सुविधाएं दी गई। कर्मचारियों के मुआवजे के लिए एक नया ट्रस्ट बनाया गया और मुआवजे की लिस्ट में पुलिस स्टाफ और राहगीरों तक को कवर किया गया। रतन टाटा पीड़ितों के 46 बच्चों की आजीवन पढ़ाई का पूरा जिम्मा उठा रहे हैं। मरने वाले कर्मचारियों के परिजनों को आजीवन सैलरी मिलती रहेगी। Making sure that the families of the victims were taken care of, that the hospital bills of those who survived but were injured were taken care of. I was personally offered help of any kind or any assistance. पद्म विभूषण रतन टाटा रिटायरमेंट के बाद चाहते हैं कि कारोबारी कामयाबी से ज्यादा वो अच्छे मूल्यों और आत्मविश्वास की धरोहर टाटा ग्रुप के साथ छोड़कर जाए। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद टाटा ग्रुप में काम करने वाले न सिर्फ अच्छे मूल्यों को निभाएं, बल्कि जो उन्हें सही लगता हो उस पर पूरी तरह भरोसा करें, जैसा मैंने हमेशा किया। मैंने शायद कभी किसी को तकलीफ पहुंचाई हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि लोग मुझे एक ऐसे इंसान के तौर पर याद रखें जिसने कभी सही काम के लिए हालात से समझौता नहीं किया। सच तो यह है कि उनकी नेटवर्थ बिल गेट्स से ज्यादा है, लेकिन उनका नाम कभी भी फोर्ब्स के अरबपतियों की लिस्ट में शामिल नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि अब रिटायरमेंट के बाद रतन टाटा का ध्यान बिजनेस से पूरी तरह हट जाएगा, लेकिन अब वो एक आम और सादगी भरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। उनके कई ऐसे शौक जो भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से पूरे नहीं हो पाए, वहां पर अपना ध्यान लगाना चाहते हैं। वैसे रतन टाटा टाटा ग्रुप की चेयरमैनशिप तो छोड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी वो टाटा ट्रस्ट का कामकाज संभालेंगे, जिसके तहत टाटा के तमाम हॉस्पिटल्स और एनजीओ आते हैं। टाटा ये एक बिजनेस नहीं तो धरोहर है, एक परंपरा है। पिछली 4 पीढ़ियों से इस परंपरा ने राष्ट्र निर्माण में भी मदद करने की कोशिश की है और अब इस परंपरा को साइरस मिस्त्री आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ऐसे में रतन टाटा को भरोसा है कि वो अपनी उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरे उतरेंगे।